नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम आपके लिए पॉलिटी का टॉप 200 क्वेश्चन करा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, जाकर देख लीजिए। पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपके टॉप 200 नाम से प्लेलिस्ट में उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए पॉलिटी की एक बुक लॉन्च कर रहा हूँ जो ई बुक रहेगी, जिसमें आपके लगभग 300 क्वेश्चन तो अभी रहेंगे ही। क्वेश्चन इससे ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में लास्ट में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हम 60 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने सही बताया है, तो इसका आंसर मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए थे। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये आपका सही आंसर। अगर आप ये आंसर मारा तो इसका आंसर आपका सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में दी गई है, ये आपके मौलिक अधिकार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो आपका इसका डी आंसर सही है। आपका लोक कल्याण संविधान के उद्देश्य का में यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। बाकी तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। उद्देश्य का ही हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना बनी है। तो 42 अमेंडमेंट के तहत इसमें परिवर्तन हुआ था, तो कौन कौन से शब्द नए जोड़े गए थे ये आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार इनको बता चुका हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन दिए गए। अधिकतम संख्या का कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध करना। ये आपका कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करते हैं। तो जो आपके DPSP हैं वो आपके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करते हैं। ये हमने लिए आयरलैंड से, ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता रखना है। आयरलैंड से लिए हमने नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में है ये। अनुच्छेद आपको बता दूं मैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इनका वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। तो आप याद कर लीजिए, आपके नीति निर्देशक तत्व से इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। 22 भाग 5 अनुसूचियाँ, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 395 भाग 12 अनुसूचियाँ, 14 भाग 12 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन में भाग और अनुसूचियाँ पूछ रहा है, अनुच्छेद का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया, तो आप देख लीजिए। अभी मैं वर्तमान समय की बात करूँ तो आपके 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। ये तो आपका आंसर किसी में है नहीं। 400 अनुच्छेद नहीं है, 470 अनुच्छेद नहीं है, 12 भाग हैं, यहाँ देख सॉरी 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग। ऑप्शन आपका भी देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। कहीं कहीं आपको अगर 22 भाग भी मिल रहा है तब भी आंसर सही रहेगा, कहीं आपका 25 मिल रहा है तब भी सही रहेगा, क्योंकि आपके दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में। 25 भाग भी माने जाते हैं, 22 भाग भी माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं कोई नया भाग जुड़ता है तो वो अलग से नहीं जुड़ता। 26वें भाग 22 से 23वां भाग नहीं होता, वो ऐसे जुड़ता है जैसे 4 का, ऐसे आपका एक भाग जुड़ जाता है। तो कभी उसको हम अलग काउंट करते हैं तो आपके 25 जाते हैं, और उसी में शामिल करते हैं तो उसमें आपके 22 रहते हैं। ऐसे आपके अनुच्छेद भी हैं, 395 भी काउंट किए जाते हैं और 470 भी। अगर सभी अनुच्छेद को अलग अलग कर ले तो 470 हो गए अब तक, जितने भी आपके ऐड हुए हैं बाद में, नहीं तो आपके 395 अभी भी है। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से आपको आंसर उसका सही करना है। और आपकी अनुसूचियाँ भी 12 हैं। अगर पूछे मूल संविधान में, तो मूल संविधान का आंसर हमेशा अनुसूचियों के हिसाब से आपको मानना। 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूचियाँ आपकी बढ़ गई, तो अगर साथ में अगर अनुसूचियाँ नहीं रही तो उसका आपका आंसर उसको आपको हेल्प करेगा आपको सही आंसर करने में, क्योंकि 8 अनुसूचियाँ थी, अभी आपकी 12 अनुसूचियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कभी नहीं, संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, संसद का सत्र शुरू होने पर, संसद का सत्र खत्म होने पर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है आपका, संसद का सत्र शुरू होने पर आपका लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। और आपका अगर किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में आपका गतिरोध चल रहा है तो उस पर भी आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। और आपका इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा का स्पीकर करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपका इसकी अध्यक्षता करेगा, इस बैठक की जो आपकी संयुक्त बैठक रहेगी। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में मैंने एक वीडियो ने इसी एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आपके करा दिए, देख लिया, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके लिए अलग अलग 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो एक ही में करा दिए। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 108
108। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, 108 1 7। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्व मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 4 ऑप्शन दिए गए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने ये आपकी डिमांड की थी। और आपका जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने आपके, ये आप जानते हैं, सबसे लंबे तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। और जब राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। महात्मा गांधी के बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपका असहयोग आंदोलन है, आपका दांडी यात्रा है, आपका गांधी अर्जुन समझौता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन इनसे कवर होंगे। भीमराव अम्बेडकर प्रबुद्ध समिति के आपके अध्यक्ष थे, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स योजना, संविधान निर्माण सभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, क्रिप्स योजना के तहत ये आपका निर्माण करेगी संविधान सभा, जिसमें आपका भारतीय संविधान का निर्माण होगा। युद्धोपरांत की बात कर रहा है, ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। अंग्रेजों के लिए इंडिया की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल भी रहता था इंडिया में, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सहायता करे। उसके हेड थे, आपको बताना है कौन थे, आपके लास्ट में उनके नाम में आपका क्रिप्स आता है, इसलिए इस योजना का नाम क्रिप्स योजना रखा गया। उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, नरगिस दत्त आपकी राज्यसभा के लिए नामित वाली पहली अभिनेत्री थी। और राष्ट्रपति आपका राज्यसभा आपके 12 सदस्य मनोनीत सकता है और लोकसभा आपके 2 सदस्य। संसद में कुल टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभापति और मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के लिए ये अधिकार है कि वो किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। SC ST का जो आपका क्षेत्र वो घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। और आपके लिए अनुच्छेद 330, इसमें आपको SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में, SC ST के लिए अनुच्छेद 30 के तहत। और अनुच्छेद 32 के तहत आपके लिए 332 के तहत SC ST के लिए आपको विधानसभा में आपका आरक्षण दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 4 ऑप्शन है, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 22 वर्ष। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु हो। 30 वर्ष होती तो राज्यसभा से आगे आप सदस्य चुने जाते, तब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और लोकसभा सदस्य होता है वो आपका प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसके पास बहुमत है। तो इसका आंसर आपके इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपका 25 सही है। इसके लिए आपकी 25, राज्यसभा सदस्य के लिए आपकी 30, राष्ट्रपति के लिए आपकी 35। ये आपके ए से संबंधित क्वेश्चन है, इतने ही पूछे जाते हैं। और आपका ग्राम प्रधान का अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वोट देने के लिए आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आपके सभी ए से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, गुहा मतदान द्वारा, संक्षिप्त मतदान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा राज्यसभा के सदस्य विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं पूछा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपका अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? विधानसभा के सदस्य उन्हें डायरेक्ट चुनते हैं, इसमें जनता आपके इनके डायरेक्ट वोट नहीं देती राज्यसभा सदस्यों के लिए, इसमें विधानसभा सदस्य आपके चुनते हैं। और इसमें आपके सभी राज्यों की विधानसभाएं आपके और आपके जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा वो इसमें भाग लेते हैं राज्यसभा सदस्यों को चुनने में। चलिए तो अब बात करते हैं, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे आपसे जो बुक के बारे में बता रहा था, आपका बुक लॉन्च हो रहा है। सबसे पहले बता दूं, ये बुक आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलिंगुअल रखी गई है, आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। ये आपकी प्रैक्टिस बुक रहेगी पॉलिटी की। ये ई बुक जो है आपकी प्रैक्टिस बुक रहेगी। इसका उद्देश्य आपका क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना, और एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन आपके इसमें रखे गए, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसका उद्देश्य ये है, आप पढ़ते तो बहुत लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा कम करते, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराने की ई बुक आपके लिए कोशिश करेगी। और इसको मिनिमम प्राइस रखा जाएगा। आप बताइए कितना प्राइस रखा जाए, कितने क्वेश्चन रखे जाए? अभी तक मैंने 300 क्वेश्चन सोचे हैं, अगर आप कहेंगे तो इसमें क्वेश्चन आपको बढ़ा दूंगा, तो आप बताइए। और मैं सोच रहा हूँ इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाऊँ, जैसे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है आपका, उसमें 20 क्वेश्चन दिए, फिर उनके आंसर दे दिए, जिससे कि आपको स्क्रॉल करके नीचे जाने पर आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है तो आप वही लगाएं। उसमें आपको जैसे मान लिया अगर मैं 300 क्वेश्चन आपका दे दूँ, 1 से 300 तक आपके क्वेश्चन है, और लास्ट में आपके 300 के आंसर दूँ, आपको स्क्रॉल करके बहुत नीचे जाना होगा, तब आपको आंसर मिलेंगे। अगर आपको आंसर देखना है तो इसलिए एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसके नीचे आपको बॉक्स में आपके आंसर रहेंगे एक पूरे,
जिससे कि आपने एक प्रैक्टिस सेट दे दिया, उसके बाद आप अगला प्रैक्टिस सेट दीजिए, उसके नीचे आपके आंसर रहेंगे बॉक्स में इसी तरह से, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आपका ऊपर-नीचे आपको नहीं करना होगा और आपका अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ बना रहा हूँ। अगर आप कोई सजेस्ट देना चाहते हैं, कोई आपका सुझाव हो तो वो भी दीजिए, वो मैं इसमें आपको अमल करूँगा, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारा वर्क बचा है। अभी 4 से 5 दिन में ये लॉन्च होगी, तो इसमें बहुत मेहनत लग रही है। लगभग ट्रांसलेटर का काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, वो भी हो रहा है आपका। उसको ध्यान रखा कि उसमें कहीं गलती तो नहीं है कोई भी। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बुक बन रही है, इसमें बहुत मेहनत लग रही है। इसलिए मैं इसका प्राइस भी रखूँगा, मिनिमम रखूँगा, जिससे हर व्यक्ति अफ़ोर्ड कर सके, कोई भी स्टूडेंट हो और वो अपना अच्छे से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका इंट्रेंस दे रहा हो, तो उसके लिए आपकी अच्छी बुक रहेगी। आपकी उन्हीं क्वेश्चनों का ध्यान में रखना हूँ मैं, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को रखा जा रहा है। आप इनमें से आपके एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आप देखिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पॉलिटी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे इसकी हिस्ट्री की लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले पॉलिटी की तो अच्छे से कर दें। उसके बाद इसका प्राइस आपको बताना है कितना रखें, और क्वेश्चन भी बताइए कि आपको सही लग रहे हैं या खुद कुछ क्वेश्चन आपके बढ़ाए जाएँ, उसके बारे में आपको बताना है। और ये बुक आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम उन सब के लिए आपकी आपकी उपयोगी रहेगी। बीएचयू या फिर बीएचयू सीएचएस हो, या आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, या आपका जामिया है, या और एएमयू, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है और जीएस आती है। जीएस में आपके पॉलिटी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटी में आपके जो आपके एलएलबी उसमें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और आपके वैसे बीएड में भी पूछे जाते हैं। जितने भी आपके कोर्सेज में आते हैं, जैसे बीएड है, बीए है, एलएलबी है, तो इनमें आपका एमएसडब्ल्यू या पीजी, कुछ बीएचयू की बात करूँ तो एमएसडब्ल्यू है, आपका मासकॉम है, इनमें क्वेश्चन आपके रूरल डेवलपमेंट में एमपीएमआईआर है, तो इनमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके जीएस से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वो स्टूडेंट आप सब देख सकते हैं। अगर इस बात आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और पसंद आया तो आपको लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, जो भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी की, तो इन तक आप वीडियो अवश्य पहुँचाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए